कंसिलिएशन नोटिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, ये सिंगल डिसीजन आपका केस बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो क्या है ये कंसिलिएशन नोटिस? क्या ये आर्बिट्रेशन नोटिस से अलग है या दोनों एक ही हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर कमर्शियल डिस्प्यूट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी बिजनेस डील पर इशू हो जाता है, तो कभी किसी एग्रीमेंट पर, तो कभी बैंक्स, एनबीएफसीज और लोन बोरोस के बीच में डिफॉल्ट के चलते डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे पर्सनल लोन का डिफॉल्ट हो गया, होम लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं गई, व्हीकल लोन का पैसा जमा नहीं हुआ, बस 3 ईएमआई मिस हुई और लोन अकाउंट एनपीए हो गया। फिर शुरू होते हैं फोन कॉल्स, होम विजिट्स, लीगल नोटिस। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, अब तो लगता है कि कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन क्या हर डिस्प्यूट का सोल्यूशन कोर्ट होता है? जवाब है नहीं। यहाँ पर लॉ ने एक ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अंदर आता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, और हम बात करेंगे कंसिलिएशन पर। तो सिंपल लैंग्वेज में कंसिलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां दोनों पार्टीज मिलकर पीसफुली अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। जहां आर्बिट्रेशन में पहले से एग्रीमेंट होता है और आप बाउंड होते हो उसका हिस्सा बनने के लिए, वहीं कंसिलिएशन में कोई पहले से एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता और आप इसमें पार्ट लेने के लिए बाउंड नहीं होते हो। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। और जब एक कंसिलिएशन का नोटिस लोन डिफॉल्ट केस में बोरोवर को रिसीव होता है, स्पेशली एनपीए केसेस में, तब उसके मायने बदल जाते हैं। इसलिए आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना ताकि ऐसे काम की वीडियोस आप तक इजीली पहुंचते रहें। तो अब कंसिलिएशन को थोड़ा लॉ के थ्रू समझ लेते हैं। तो इंडिया में कंसिलिएशन का चलन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 से हुआ, जिसका पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है इस एक्ट के पार्ट 3 में सेक्शन 61 से 81 में। और हम इनमें से 5 सेक्शन शॉर्ट में समझेंगे जो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही प्रोसेस को समझने और पार्टीज को अपना पक्ष रखने का रास्ता बताते हैं। जिसमें कि सेक्शन 62 कंसिलिएशन नोटिस के अगेंस्ट एक बहुत क्लियर सोल्यूशन देता है, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 61। ये सेक्शन हमें बेसिक आइडिया देता है कि कंसिलिएशन का पर्पस क्या है। यहाँ फोकस होता है एमिकेबल और फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स पर। मतलब यहाँ कोर्ट की तरह आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, बल्कि दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठाकर सोल्यूशन निकाला जाता है। और ये डिस्प्यूट्स किसी भी लीगल रिलेशनशिप से हो सकते हैं। मतलब पहले से कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में होता है। सेक्शन 62 यही वो सेक्शन है जहां से कंसिलिएशन का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो प्रोसेस सिंपल है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटन इन्विटेशन नोटिस के फॉर्म में भेजती है और उसमें डिस्प्यूट मेंशन्ड होता है। अब कंसिलिएशन तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट ना कर ले। अगर दूसरी पार्टी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सेक्शन क्यों क्रिटिकल है, और आगे वीडियो में इस सेक्शन से आपको मिलेगा एक क्लियर लीगल सोल्यूशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कंसिलेटर्स की। डिफॉल्ट रूल ये कहता है कि जनरली एक कंसिलेटर होता है, लेकिन अगर पार्टीज अग्री करती हैं तो 2 या 3 कंसिलेटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी जरूरी है, कंसिलेटर जज या आर्बिट्रेटर नहीं होता। वो यहाँ कोई डिसीजन पास नहीं करता या कोई अवार्ड इम्पोज नहीं करता। उसका काम सिर्फ इतना होता है, दोनों पार्टी को समझाना, उनके बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव करना और उन्हें एक म्यूचुअल सेटलमेंट तक ले जाना। फाइनल डिसीजन हमेशा पार्टीज का ही होता है। सेक्शन 74 लॉ कहता है साइंड सेटलमेंट एग्रीमेंट का स्टेटस एग्जैक्टली सेम होता है एक आर्बिट्रल अवार्ड जैसा। ये लीगली इन्फोर्सिबल है, फाइनल है और पार्टीज पर बाइंडिंग है। मतलब अगर दोनों पार्टीज की सहमति पर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं रह जाता, ये एक आर्बिट्रल अवार्ड की तरह काम करता है। तो अब आपने समझ लिया है कि कंसिलिएशन का पूरा लीगल स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन जब ये प्रोसेस प्रैक्टिकली यूज होता है और खासकर बैंक्स, एनबीएफसीज द्वारा लोन डिफॉल्ट एनपीए केसेस में, तब बोरोवर के लिए चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं रियल लाइफ में लोन डिफॉल्ट केसेस में कंसिलिएशन का यूज कैसे होता है और इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो एक बारी अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया या बस 90 दिन तक पेमेंट मिस हो गई तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। उसके बाद फोन कॉल्स, ईमेल्स, रिमाइंडर्स शुरू हो जाएंगे और साथ में ढेरों लीगल नोटिस। अब उन्हीं नोटिस में से एक नोटिस होती है इन्विटेशन टू कंसिलिएशन अंडर सेक्शन 62। ये कुछ ऐसी होती है जैसे अभी आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। बैंक्स, एनबीएफसीज आपको बोलते हैं चलिए कंसिलिएशन के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। सुनने में फेयर लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। ज्यादातर केसेस में होता ये है कि कंसिलिएटर और आर्बिट्रेटर बैंक, एनबीएफसीज खुद अपॉइंट करती है। तो अब प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, पर्सन भी उन्होंने चूज किया। अब सोचिए क्या सेटलमेंट आपके फेवर में जाएगा? गेस करने की जरूरत नहीं है। 99% लोग इस सिचुएशन में अपने आप को एक नेचुरल डिसएडवांटेज पर मानेंगे, बाकी 1% इसमें भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देंगे। या तो वो नोटिस को इग्नोर कर देंगे या तो बिना सोचे
सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेंगे और दोनों ही सिचुएशंस में अपने आप को एक रिस्की सिचुएशन में डाल लेंगे। बट यहाँ लॉ आपको एक क्लियर प्रोटेक्शन देता है। तो सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप, कंसिलिएशन को फॉर्मली रिजेक्ट करो। सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर आप इन्विटेशन रिजेक्ट कर देते हो तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट ही नहीं होती। मतलब आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कंसिलिएशन में पार्ट लेने के लिए। अब सिर्फ रिजेक्शन करना काफी नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीगल रिप्लाई नोटिस ड्राफ्ट करके इसके अगेंस्ट फाइल करनी है। ये रिप्लाई आपकी पोजीशन मजबूत करेगा और बैंक को एक क्लियर मैसेज देगा। रिप्लाई में आप अपना पक्ष रख सकते हो। कंसिलिएशन इन्विटेशन नोटिस को क्लियरली रिजेक्ट करते हुए आप लिख सकते हो कि आप कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साथ ही आप मेंशन कर सकते हो आपका फंडामेंटल राइट है फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस का। यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि वो बायसनेस क्रिएट करता है, यानी पक्षपात क्रिएट करता है। देन आप बैंक से डिमांड कर सकते हो कि वो साइंड एग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड करें। बिना एग्रीमेंट के आर्बिट्रेशन क्लॉज का एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल है। एग्रीमेंट की कॉपी आप ईमेल पर मांग सकते हो ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो इन कुछ पॉइंट्स के साथ आप रिप्लाई कर सकते हो और बाकी और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मेंशन कर सकते हैं, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि एक फॉर्मल रिप्लाई कैसे बनता है तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। बट अभी के लिए इतना ही। तो आई होप आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको कोई लोन डिफॉल्ट हुआ है और आपके अगेंस्ट सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है, सेक्शन 71 इंटरिम ऑर्डर हुआ है, तो आप इन वीडियोस को जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि ये कैसे काम करते हैं और इनके अगेंस्ट में हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।